नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग पहला चैप्टर इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे थे। रिलेशन एंड फंक्शन, सॉरी इनवर्स फंक्शन नहीं, रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में 12th क्लास में, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन हमने पढ़ लिया था बच्चों। फंक्शन में भी हमने मैपिंग 1 इनटू ऑन टू ये सब पढ़ लिया था। कंपोजिट फंक्शन पढ़ लिया था। और अब बच्चों कंपोजिट के बाद हमारा आएगा इनवर्सेबल फंक्शन। इसमें भी हम एक वीडियो पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें सेकेंड इनवर्स फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो बच्चों, ये तो क्लियर है कि इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहली बारी आपको देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगी। क्लियर है। एक प्रॉब्लम है बच्चों, मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूं। दो मेथड से हम कर सकते हैं। अब आपकी चॉइस होगी, आप चाहे ऐसे करें और चाहे आप ऐसे करें। क्लियर है जी। आइए अब कैसे करेंगे देखिए। क्या है प्रॉब्लम। लेट एफ एन टू बाई बी ए फंक्शन डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3। ध्यान से देखना फंक्शन कैसे डिफाइन है। एन टू बाई, एन क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है यानी कि डोमेन, और बाई क्या है यहाँ पे, कोडोमेन है। ठीक, और फंक्शन हमारा ये है। अब उसने फिर क्या कहा है, वेयर वाई इक्वल टू वाई, वाई मीन्स दिस यानी कि एफ एक्स सच दैट वाई इक्वल टू 4x + 3 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि जो इस फंक्शन की रेंज है, ये वो रेंज किसके इक्वल है, ये जो वाई है ये कैपिटल वाई के, यानी कि जो कोडोमेन है और इसकी जो रेंज है वो दोनों सेम। क्या है बच्चों, इस फंक्शन का कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है। तो ऐसा होने से एक तो ये पहले से ही क्लियर हो गया हमें कि हमारा फंक्शन ऑनटो तो है। आप मेरी बात समझ रहे हो, ऑनटो तो है। सिर्फ आगे और प्रोसेस शुरू करेंगे। सो दैट एफ इज इनवर्सेबल ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। यानी कि एक तो हमें शो करना है कि इनवर्सेबल फंक्शन है। तो बच्चों देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। इनवर्सेबल के लिए हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 ऑनटो होना चाहिए। ऑनटो हमें पहले से ही पता चल गया क्योंकि उसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। तो अब फिर क्या पता करना है हमें, 1 पता करना है। तो आइए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f(x1) इक्वल टू f(x2)। ये तो करते हैं भाई। हमने जब 1 प्रूव करा था, पहली वीडियो में जाना, आपको खुद पता चल जाएगा। तो x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कि बिलोंग्स टू डोमेन है ये। सच दैट f(x1) इक्वल टू f(x2) यानी कि 4x1 + 3 इक्वल टू 4x2 + 3। यहां से x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो हम क्या कहेंगे, यस f(x) इज 1 फिर सिंस रेंज ऑफ f इज इक्वल टू y सच दैट, ये दिया है और ये रेंज किसके इक्वल है, कैपिटल Y के, जो ऑलरेडी उसने डिफाइन करा, यानी कि जो कोडोमेन है। तो हम क्या कहेंगे, यस f(x) इज ऑनटो। सिंपल, हेंस गिवन फंक्शन इज इनवर्सेबल। तो अगर आपसे सिर्फ इतना कहे कि शो करो कि ये फंक्शन इनवर्सेबल है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1 ऑनटो प्रूव करके बताना है उसे। नेक्स्ट, अब मुझे इसका इनवर्स चाहिए। तो लेट f(x) इक्वल टू कितना दिया मेरे पास, y, यही तो है, यानी कि f(x) इक्वल टू 4x + 3। क्या बच्चों हम f(x) को y भी मान लेते हैं, आप जानते होंगे, यस मान लेते हैं। तो y इक्वल टू दिस यानी कि 4x इक्वल टू y - 3 और x इक्वल टू y - 3/4। अब बच्चों यहाँ देखो, f(x) इक्वल टू y है, यहाँ से x इक्वल टू f इनवर्स y हो गया कि नहीं। अब इस x की जगह ये f इनवर्स y लिख दो। f इनवर्स y इक्वल टू y - 3/4। अब आपकी चॉइस है, अगर आप चाहो तो इसे ऐसे ही छोड़ दो, अदरवाइज आप इसे कैसे लिख सकते हो, f इनवर्स x x - 3/4 ऐसे भी लिख सकते हो। वो आपकी चॉइस के ऊपर है। y को x में रिप्लेस कर दो या y के ही टर्म में छोड़ दो। ये आ गया साहब। तो क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स फंक्शन f इनवर्स बाई टू n। देखिए, अगर f n टू y है तो f इनवर्स बाई टू n होगा कि नहीं। f इनवर्स y इक्वल टू y - 3/4। बोलो बच्चों, क्लियर है यहाँ तक।
अब इसी का दूसरा मेथड क्या बताया था जी हमने, अगर मान लीजिए दो फंक्शन है आपके पास एफओजी एंड जीओएफ, अगर उनके कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो जाती है तो वो एक दूसरे के इन्वर्सेबल होंगे। ये हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। इन्वर्सेबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने यही तो पढ़ी थी कि उनका जो कंपोजिट फंक्शन है भाई, एक तो मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड क्या बताया था, कोई फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स गिवन है, अब उनका अगर कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आता है तो वो इन्वर्सेबल होगा। तो देखिए आइए क्या, कंसीडर एनी एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, मैंने कोई एलिमेंट दे दिया जो y उसके कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन y इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n यानी कि डोमेन ऑफ f, तो x इक्वल टू y माइनस 3/4। बात ये क्लियर हो गई कि नहीं। अगर y जो है वो कैपिटल Y यानी कि कोडोमेन से यानी कि वो बिलोंग कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू y माइनस 3/4 उसके डोमेन यानी कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए। ये तो अंडरस्टूड होती बात। अब आइए, तो 1 1 ऑन 2 के लिए हमने कितना प्रूफ किया है। अब आइए लेट अस डिफाइन g। अब हम एक कोई फंक्शन g डिफाइन कर लेते हैं। भाई हमने क्या करा था, f फंक्शन डिफाइन कर रखा n टू y, तो g जो फंक्शन है वो डिफाइन कैसे करेंगे हम, y टू n करेंगे। जल्दी बोलो कैसे करेंगे, उल्टा कर देंगे, y टू n डिफाइन करेंगे उसे। ठीक, अब यहां से ऑब्वियस है gy की वैल्यू y माइनस 3/4 हो जाएगी। अरे जैसे fx हमारा ये होता, y को हम fx बोलते हैं कि नहीं, y को y इक्वल टू fx बोल देते हैं, ऐसी x इक्वल टू gy बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो मैंने इस x की जगह gy रख दिया, ये हो गया। अब देखिए एज फंक्शन f इज डिफाइन n टू y, फंक्शन g इज डिफाइन y टू n, therefore the composite function GOF and FOG exist। यानी कि ये सारी लैंग्वेज आपको लिखनी होगी। एक बार एक प्रॉब्लम में सीख लो, सब में ऐसे करना है। अगर हमारा f n से y g y टू n डिफाइन है तो FOG और GOF हमारे एग्जिस्ट करेंगे। और भैया GOF कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, n से n। FOG कहां डिफाइन करेगा, y टू y। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। अगर ये बात आपको n टू n y टू y नहीं समझ में आ रही तो एक बार मैं बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो जरा जल्दी से। इधर वाला पोर्शन मुझे हटाना है, जल्दी करिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, तीन सेट थे सपोज ए बी सी, ये हमने एफ लिया, ये हमने जी लिया। अब एफ फंक्शन हमारा है यानी कि ये मान लो एक्स, तो ये एफ एक्स आएगा, और ये जी के अंदर में जी एफ एक्स हो जाएगा नहीं, यानी कि जी ओ एफ एक्स। और इसको मैं अगर जी ओ एफ एक्स से डिफाइन करूंगा, अब ध्यान से देखिए, ये एक्स मैंने फंक्शन एन का डोमेन लिया ना, तो भैया फंक्शन एन हमारा एन पे डिफाइन है। ठीक, ये ए बी, और अगेन ये मैं ए लूंगा कि नहीं, कोई भी फंक्शन ध्यान से देखिए, ये ए टू बी डिफाइन है, तो जी फंक्शन हमने बी टू ए डिफाइन करा कि नहीं करा। भाई एफ फंक्शन हमारा एन टू वाई था, तो जी वाई टू एन डिफाइन है, तो अगेन ये जैसे सेट ए ये बी, फिर अगेन ये ए हो गया। तो आप खुद मुझे बताइए, अब जब मैं इसको जी ओ एफ को लूंगा तो ए से ए आया कि नहीं आया, ए टू ए। अब ए का मतलब है यहाँ पे सेट, और ये सेट ए किसको वो कर रहे हैं, डोमेन को, यानी कि कैपिटल एन को। तो मैं अब इसे ए की जगह एन और एन नहीं कर दूंगा क्या। चलो बच्चों, अब आ जाइए तीसरा। अब इधर देखिए बी ए बी, ये हम जी के अंदर में आए, जल्दी बोलो। जी एक्स, ये एफ के अंदर में है एफ जी एक्स,
और डायरेक्ट जोड़ूंगा तो एफ ओ जी एक्स। अब ये जो एक्स मैंने लिया है जी का, ये इसी में से तो लिया है कैपिटल वाई में से, कहाँ गए ये, और बल्कि इसको एक्स की जगह तुम स्मॉल वाई ले लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये लो, अब वाई जो है मैंने वाई किस में से लिया है, सेट बी में से, यानी कि इसमें से। ये देखो सेट बी ये जो था, तो भैया ये अब बी से बी ऐड होगा, यानी कि बी से बी का मतलब हो गया ये कैपिटल वाई और ये कैपिटल वाई। अरे जो हमारा सेट ए है वो कैपिटल एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बी कैपिटल वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एन को हो गया। अब ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल एन, ये अगेन कैपिटल वाई, तो वाई से वाई आया कि नहीं आया? तो हमेशा ध्यान रखना, बार बार ऐसे कहाँ करते रहोगे ना, ध्यान रहेगा। ध्यान से देखिए, जैसे जी ओ एफ लेना मुझे, तो जो लास्ट वाला होता एफ, वो जिसमें डिफाइन है वही जी ओ एफ डिफाइन होगा, यानी कि एफ एन टू बाई डिफाइन था ना, तो ये एन टू एन हो जाएगा, यहाँ बाई की जगह एन आ जाएगा। जो एफ डिफाइन है, एफ एन से स्टार्ट हुआ है तो एन से एन में जाएगा। एफ ओ जी, एफ ओ जी में जी बार में आ रहा है, तो जी कहां से डिफाइन है, बाई से डिफाइन है, तो ये बाई से बाई आ जाएगा। इस ढंग से ध्यान रखना है। तो खैर वापस आओ ये समझ में आ गया कि जी ओ एफ एन टू एन एफ ओ जी बाई टू बाई कैसे डिफाइन है ये। अब जी ओ एफ एक्स और एफ ओ जी बाई निकालिए, जी ओ एफ एक्स, जी एफ एक्स और जी एफ एक्स, ये है जी वाई, तो भैया यहाँ बाई की जगह एफ एक्स रख दो, एफ एक्स माइनस 3/4 और एफ एक्स की वैल्यू ऊपर से 4x प्लस 3 माइनस 3/4, 4x/4 यानी कि x आ गया। और ये भैया x जो है ये किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल एन, यानी कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा कि नहीं, पहला वाला। तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एन कह सकते हैं आप, एफ ओ जी बाई एफ जी वाई। अब एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है हमारा ये, एक्स की जगह जी वाई रख दो, 4 GY प्लस 3 GY की वैल्यू रखो, तो ये आ गया आपका बाई। और बाई किस में से आया, ये बाई बिलोंग्स टू कैपिटल बाई, यानी कि इससे डिफाइन करेगा ये बाई। तो हम क्या कहेंगे, सो जी ओ एफ एक्स इक्वल टू आई एन, आई एन मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, एंड एफ ओ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन कैपिटल वाई, जो कैपिटल वाई वाला सेट था मेरा, ठीक। सो एफ इज इनवर्सेबल, सो एफ इज इनवर्सेबल एंड जी इज इनवर्स ऑफ एफ, यानी कि एफ जो है हमारा इनवर्सेबल है और जी किसका इनवर्स है, एफ का। तो भैया अब मैंने जो जी फंक्शन यहां लिया था ये, अब जी की जगह एफ इनवर्स रख दूं, तो वाई से एन वेयर एफ इनवर्स वाई इक्वल टू दिस, सिंपल ऐसे आपको लिखना। और भाई अगर आपको बड़ा हौज पौज सा हो रहा हो तो फिर मैं एक बार से रिकॉल कर दूं, पहला मेथड था 1/1 ऑटो प्रूव करो और सीधा जो है इनवर्स निकाल दो डायरेक्टली। दूसरे मेथड में हमने क्या करा है अभी बता दूं मैं आपको, हमने कुछ नहीं करा, फंक्शन एफ डिफाइन करा, फंक्शन जी डिफाइन करा, ठीक, और फिर एफ ओ जी और जी ओ एफ हमने डिफाइन कर दिया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और उनके कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू निकाल दी, सिंपल। कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो इनवर्सेबल है और जी जो है वो एफ का इनवर्स है, और एफ इनवर्स की जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो आपको डायरेक्टली यहां से मिल जाएगी। अब आप कहोगे कि ये कैसे मिल गई, अरे सिंपल है, जी वाई इक्वल टू दिस, भैया यहीं पे तो मैंने करा है, आपको देखिए जी फंक्शन किसका इनवर्स है, एफ का, तो यहाँ जी वाई की जगह एफ इनवर्स वाई लिख दो, सिंपल, ये आपका इनवर्स हो गया। अगर दोनों कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू, अगर एफ ओ जी एक्स जी ओ एफ एक्स दोनों सेम आते हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन एफ एक्स एंड फंक्शन जी एक्स एक दूसरे के इनवर्सेबल हैं, यानी कि जी इक्वल टू एफ इनवर्स, ठीक है। करिए नोट इसको।
चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है, ये आपके बोर्ड में भी आ चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड में। लेट एफ आर टू आर बी डिफाइन वेयर एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7। फाइंड द फंक्शन जी। हमें एक फंक्शन जी डिफाइन करना निकालना है, जो वो भी आर टू आर का मतलब है रियल नंबर से रियल नंबर, सच दैट एफ ओ जी इक्वल टू जी एफ इक्वल टू आई आर। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों, जो हमने अभी इससे पहले वाले प्रॉब्लम में दोनों मेथड समझे थे, हमें दोनों ही मेथड आने चाहिए। अगर आप सोचते हो कि आप बस 1 ऑन टू प्रूव करके उसका इनवर्स निकाल दें डायरेक्टली हम, तो केवल उतने से काम नहीं होगा, फिर दूसरा मेथड भी समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? फॉर्चुनेटली इसमें सिर्फ दूसरा मेथड लगेगा, पहला नहीं लग पा रहा है। कारण उसने ऑलरेडी कहा है, अगर उनके कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल है तो फंक्शन जी की वैल्यू बताइए। तो फंक्शन जी की वैल्यू का मतलब समझ रहे हो? और जी किसके इक्वल होता है आप जानते हो? जी होता है एफ इनवर्स एक्स के। यानी कि पूछ तो यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स ही रहा है, वो क्या पूछ रहा है? एफ इनवर्स एक्स। भाई एफ एक्स था, फाइंड द फंक्शन जी। कह तो रहा है कि फंक्शन जी बताओ, और पूछ क्या रहा है? एफ इनवर्स। अब आप कहोगे जी ऐसे कैसे था? अरे अगर कोई दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स गिवन है और उनके दोनों के कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी एंड जी ओ एफ आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ जाए, तो वो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के इनवर्सेबल होंगे। यानी कि जी फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एफ, तो जी इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स नहीं हो गया? तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है एफ इनवर्स एक्स, बोलो, और किसके टर्म में? जी के टर्म में। इसलिए सेकंड मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। आ जाइए, कंसीडर एनी एलिमेंट बाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि कोडोमेन से कोई मैंने एलिमेंट एक बाई लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंगली एक्स की वैल्यू इस फंक्शन में रख के बाई माइनस 7/10 आ गई, जो वो भी एक रियल नंबर को बिलोंग करेगी। यानी कि रियल नंबर अब ये वाला जिसको हम डोमेन बोल रहे हैं। यानी कि अगर y जो है इस r को कोडोमेन वाले r को अगर कहना चाहिए रिलेट कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली x इस डोमेन वाले r को रिलेट करेगा। ये बात प्रूव हो गई, क्योंकि r तो r ही है, रियल नंबर है वो। तो x आ गई बच्चों यहाँ। अब लेट अस डिफाइन ए फंक्शन g। अब एक फंक्शन g डिफाइन कर लो, r टू r। ये ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल r फर्स्ट और इसको r सेकेंड बोलता हूं, फिर g में ये r सेकेंड और ये r फर्स्ट होगा कि नहीं होगा? ये वैसे डिनोट करा मैंने आपको समझाने के पॉइंट्स। अरे जी फंक्शन का मतलब क्या होगा? लेट अस डिफाइन g r टू r, उल्टा कर दीजिए इसको, बाई जी वाई इक्वल टू जी वाई कितना हो गया? ये जो हम निकालते हैं ना x की वैल्यू, इस x की वैल्यू को हम यहाँ जी वाई कह देते हैं। क्यों? अरे एफ एक्स को बाई कहते हैं, एफ एक्स इक्वल टू बाई। भैया एफ सॉरी इधर देखिए, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स होता कि नहीं? यहाँ देखो जल्दी से, तो यहाँ पे अगर मुझे जी वाई लेना है, या सपोज थोड़ी देर के लिए एफ वाई लेना है, तो ये एक्स के इक्वल होगा। उल्टा करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे वेरिएबल को, या नहीं करेंगे? अरे वेरिएबल को उल्टा करेंगे, तो वही सेम चीज मैंने ली है यहाँ पे। जी वाई कितना, इसको मैंने जी वाई लिख दिया, बाई माइनस 7/10 और ऑल बाई बिलोंग टू आर। और ये जो बाई है ये किसे बिलोंग करेगा? रियल नंबर को। यानी कि कौन से रियल नंबर को? इसको। ठीक, तो हमारा फंक्शन एफ आर से आर, जी भी आर से आर डिफाइन हो गया कि नहीं? द कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ एंड एफ ओ जी बोथ एग्जिस्ट। अब इनकी वैल्यू निकालो, जी ओ एफ एक्स, जी एफ एक्स। अब जी कहाँ है फंक्शन हमारा? वो ये है। यहाँ बाई की जगह दोनों तरफ एफ एक्स रख दो, और फिर ये एफ एक्स की वैल्यू ऊपर से रख दो। तो ये जी ओ एफ एक्स सॉल्व करके एक्स आ गया, और ऑल आई और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर।
ये जो आर है इसका मतलब समझ रहे हो, जल्दी बोलो। ये जो आर है ये वाला आर, फिर एफ ओ जी वाई, एफ जी वाई। अब एफ एक्स क्या था ये, तो यहाँ एक्स की जगह जी वाई रख दो दोनों तरफ, और जी वाई की वैल्यू ऊपर से रख दो, तो यहाँ फिर वाई आ गया वाई, और ऑल वाई बिलोंग्स टू आर। जी कहाँ गया फंक्शन हमारा, यस जी ये रहा। तो ये जो वाई आया है ये इस वाले जी के कोडोमेन को आर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आर तो आर ही है इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ रहा। अब लिखेंगे सिंस जी ओ एफ इक्वल टू एफ ओ जी, जो कि हमारा आ भी चुका, गिवन भी था, ये तो ऑलरेडी वैसे गिवन था, हमें निकालने की भी जरूरत नहीं थी। तो जी ओ एफ इक्वल टू एफ ओ जी इक्वल टू आई आर, hence the required function g r to r is given by gy equal to y minus 7 by 10 for all y belongs to r। यानी कि बच्चों एक ढंग से आप ये कह सकते हो कि अगर हम ये कंपोजिट फंक्शन ना निकालते, क्योंकि उसने ये ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ ही कैसे करते इस प्रॉब्लम को, फिर हम लेट अस डिफाइन जी आर टू आर बाई जी वाई इक्वल टू दिस फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ लिखते सिंस the composite function r equal to identity function, since composite function r equal to इसके बाद since composite both composite function r equal to identity function, so gy equal to f inverse, यानी कि g equal to f inverse directly, और gy की जगह f inverse y लिख देंगे। खैर कोई नहीं, अगर आप ऐसे भी कर लोगे तो कोई उससे अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, करिएगा नोट इसे। चलिए बच्चों देखिए, बहुत ही टॉप क्लास प्रॉब्लम है ये, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 25 है। इसे आप बहुत क्लियरली समझ लो, मजा आ जाएगा। क्या है ये, लेट एफ एन टू आर, बल्कि ये एफ क्या, ये एफ डैश है, एन टू आर भी ये फंक्शन डिफाइन है। एफ डैश का मतलब यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स नहीं है बच्चों, ये नोटेशन है बस, तो इसने एनसीईआरटी में डिनोट कर रखा है। ठीक, एफ एन टू आर इज ए फंक्शन डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, सो दैट एफ एन टू एस, यहाँ फंक्शन है एफ एन टू आर, और आर तो रियल नंबर होगा, एन नेचुरल नंबर। यहाँ एफ एन टू एस, वेयर एस इज द रेंज ऑफ एफ, एस क्या है, वो रेंज ऑफ एफ है। ठीक, इज इनवर्सेबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं करना, समझ में आ गई। उसने ऑनटो फंक्शन तो पहले से ही बता दिया कि ऑनटो फंक्शन है। क्यों बता दिया, क्योंकि एस जो है ये कोडोमेन होता है कि नहीं, जब हम किसी फंक्शन को ए से बी में डिफाइन करते हैं, अगर वो कोडोमेन होता तो यहाँ पे क्या है, एस, एस उसकी, जल्दी बोलो, एस को उसने क्या कहा है, रेंज, यानी कि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो गए। ठीक, चलिए लेट बाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ रेंज एफ। इस एफ का ये जो एस है जिसकी रेंज उसने बताई है, बाई इसका कोई एलिमेंट है, और क्या है बाई किसके इक्वल है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 बाई इक्वल टू एफ एक्स जो गिवन, और सम x बिलोंग्स टू n, यानी कि डोमेन। कहने का मतलब ये है कि हमने कोई बाई इसका एक एलिमेंट ले लिया, उसके करस्पॉन्डिंगली उसके डोमेन में हमें एक्स एग्जिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, जब वो पहले से ही कह रहा कि वो ऑनटो है। ये जब वो ऑनटो है तो ऑनटो तो तभी होगा ना जब उसका कोडोमेन और रेंज इक्वल होगी, और उस रेंज के करस्पॉन्डिंगली डोमेन में कोई एलिमेंट होगा, तभी तो वो ऑनटो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो ऑनटो हो ही नहीं सकता। यानी कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की अगर डोमेन में प्री इमेज आती है तो वो ऑनटो होगा, वरना ऑनटो नहीं होगा। आप मुझे खुद बताइए ऑनटो फंक्शन क्या था। यदि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली ना हो यानी कि हर एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेज हो, तो जब डोमेन में हर एलिमेंट की प्री इमेज है तभी तो वो ऑनटो होगा। तो साफ सी बात है, यानी कि इसने पहले से कह रखा है कि वो ऑनटो फंक्शन है। तो अगर ऑनटो है तो अगर हमने इसकी रेंज का कोई, यानी कि यहाँ
कोडोमेन में, यानी कि जो रेंज या कोडोमेन है उसका, उसमें कोई बाई एलिमेंट लिया है तो भैया उसके करस्पॉन्डिंगली जो x आएगा वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, अगर ये ऑन्टो कह रहा है तो वही मैंने करा है। तो फॉर सम x बिलोंग्स टू n यानी कि डोमेन y इक्वल टू, ये गिवन था, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बना के y की वैल्यू आ गई ये, यानी कि 4x प्लस 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 6 और x प्लस 3/2 इक्वल टू y माइनस 6 ओवर 4 इधर से ले आया था मैं घुमा के, तो अंडर रूट y माइनस 6 ओवर 2 हो गया, तो फिर 4 का अंडर रूट 2 होगा। और ये प्लस क्यों लिया मैंने बच्चों, क्योंकि जो x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव प्लस 3/2 ऑलवेज पॉजिटिव होगी, इसलिए प्लस लिया है। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 उधर ले जाओ, यानी कि x इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 ओवर 2, ये वैल्यू हो गई हमारी x। ठीक है साहब, तो अब आ जाइए, लेट अस डिफाइन g। अब हम g को डिफाइन करते हैं, ये पोर्शन आप अलग ही ले लें। लेट अस डिफाइन g एस टू n, कोई फंक्शन, अब हम g डिफाइन करेंगे तो उल्टा करेंगे भी नहीं, एस टू n बाई जी वाई इक्वल टू, ये जी वाई के इक्वल हो जाएगा, इस x को जी वाई कहेंगे कि नहीं, एज जो फंक्शन है f को n टू s में डिफाइन है, g जो है वो s टू n में डिफाइन है, देन जीओ एफ एंड एफ ओ जी दोनों एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि जीओ एफ जो है वो n टू n में होगा। मैंने बताया था ना जो लास्ट फंक्शन डिफाइन होता है उसी में होगा, एफ n में डिफाइन है तो n टू n, और यहाँ g किस में डिफाइन है, s में है तो s टू s हो गया। तो बस अब इनके कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, जी ओ एफ एक्स जी एफ एक्स, ठीक। अब जी वाई कितना था, ये था, वाई की जगह यहाँ पे एफ एक्स रख दो दोनों तरफ, एफ एक्स माइनस 6 माइनस 3/2। अब ये एफ एक्स की यहाँ पे वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक। अब ये जैसे 4 था ये, तो 4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये 2x प्लस 3 हो गया, 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं, और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3/2, सिंप्लीफाई करके x आ गया, और एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, क्योंकि जीओ एफ एक्स जो n से n में डिफाइन था। अब एफ ओ जी वाई निकालो, एफ जी वाई, अब एफ एक्स कितना था फंक्शन हमारा, ये था, तो भैया x की जगह जी वाई रख दीजिए, तो 4GY प्लस 12GY प्लस 15। अब जी वाई की वैल्यू कहाँ से रखोगे उठा के, वो यहाँ से रखोगे, इसको सिंप्लीफाई कर देना, इसकी वैल्यू y आ जाएगी, और एवरी y बिलोंग्स टू s, s का मतलब है रेंज, ये जो आया था, ठीक। क्या लिखेंगे, hence GOF is IN identity function on natural number and FOG also I identity function on S, S का मतलब जो उसने रेंज बोली थी, तो क्या कहेंगे, hence F is inversible, यानी कि F इनवर्सेबल होगा, एंड G इज इनवर्स ऑफ F, और ऑब्वियस है G जो है वो F का इनवर्स होगा, होगा कि नहीं होगा। सो F इनवर्स इज S2n और F इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 6 माइनस 3/2, यानी कि जो जी वाई आता है ना हमारा, जो हम डिफाइन करते हैं इसको, कहाँ गए ये F इनवर्स के तो इक्वल आ जाना है, ये जी वाई की जगह F इनवर्स y रख देना। अब क्यों रख देना है, ये बात हमारी हो गई। अगर दो कंपोजिट फंक्शन हमें दिए हुए हैं और उनके आइडेंटिटी फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन आ जाती है उनके कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू, तो हम कहेंगे दोनों फंक्शन इनवर्सेबल हैं, और अगर इनवर्सेबल हैं तो हर फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होगा, तो हम यहाँ कहेंगे f इज इनवर्स ऑफ g या g इज इनवर्स ऑफ f, तो भैया g की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे f इनवर्स रख देंगे। इसी प्रॉब्लम को बच्चों हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे, 1 ऑन टू से, ऑन टू तो ये गिवन है ही है पहले से ही, जब रेंज उसकी कोडोमेन के इक्वल है, 1 और प्रूव कर लो। जब 1 आप प्रूव कर लेंगे तो 1 प्रूव करने के बाद सीधे सीधे जो ये वैल्यू आती है x इक्वल टू दिस, अब x की जगह यहाँ पे f इनवर्स y लिख देंगे, यहाँ देखो x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू f इनवर्स y हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर f इनवर्स y रख दीजिए। कराऊंगा मैं इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आपको,
आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी कुछ प्रॉब्लम और मिलेंगी। ठीक है बच्चों, नोट करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।